हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सीटेट का जो पेपर होने वाला है 7 जुलाई को, उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और ये प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट है और जो कि 2021 में दिसंबर 2021 में आया हुआ प्रश्न है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर डेली ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आती रहेंगी सभी सब्जेक्ट की। ठीक है, तो चलिए इसका हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है, विकास लंबवत अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है, विकास का यह सिद्धांत क्या कहलाता है। तो इसमें पूछा गया है विकास जो है वो लंबवत अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है और यह सिद्धांत क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन दिया समीप से दूरस्थ, दूसरा है अंतर संबंधी, तीसरा है शीर्षगामी और चौथा दिया है निरंतरता। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, शीर्षगामी। सिर से पैर तक जो सिर से पैर की तरफ जो होता है विकास, उसके बारे में बात की गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, बाल विकास में 2 दिशाओं में होता है। बाल विकास जो होते हैं वो 2 दिशाओं में होता है। पहला सिर से पैर की दिशा की तरफ होता है, दूसरा निकट से दूर यानी कि शरीर के केंद्र से परिधि की ओर होता है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। सिफेलोकॉडल जो होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समकालीन सिद्धांतकार बचपन को डैश मानते थे। तो क्या मानते थे बचपन को? तो सभी संस्कृतियों में पवित्र काल मानते थे। तो राइट आंसर ऑप्शन में इसका सेकंड हो जाएगा। समकालीन सिद्धांतकार बचपन को तंत्रिका विज्ञान से लेकर सांस्कृतिक संदर्भ के आयामों तक विचारधाराएं विद्वान हैं। मनोविज्ञान में समकालीन मनोगामक, विकासवादी, जैविक, मानववादी और सामाजिक संस्कृतियाँ संदर्भवादी है। इस अर्थ में जो बच्चे को सभी संस्कृतियों में संवेदनशील काल माना गया है या पवित्र काल माना गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रगतिशील शिक्षा डैश करती है, क्या करती है? पहला ऑप्शन दिया विविधताओं का सम्मान करती है, दूसरा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अनदेखा करती, तीसरा है मानकीकृत आकलन का इस्तेमाल करती है, चौथा योग्यता आधारित सुनिश्चित समूहीकरण का प्रोत्साहन करती है। तो प्रगतिशील जो शिक्षा है वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अनदेखा करती है, वो एक साथ प्रगतिशील होता है तो सभी का। तो राइट आंसर ऑप्शन भाई इसका सेकंड हो जाएगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अनदेखा करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र की बुनियादी मान्यता क्या है? पहला, विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति प्रोत्साहित करने का सर्वोत्तम तरीका पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा है, अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों के अनुभवों और परिप्रेक्ष्यों को कक्षागत प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। तीसरा, अधिगम वातावरण द्वारा संचालित और नियंत्रित है। चौथा है, अधिगम पूरी तरह से पाठ्य पुस्तकों के इर्द गिर्द केंद्रित होना चाहिए। तो इसमें पूछा गया है बुनियादी मान्यता यानी कि पुराना जो मान्यता है बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र की। तो पहले क्या होता था, अधिगम जो है वो पूरी तरह से पाठ्य पुस्तकों के इर्द गिर्द ही केंद्रित होता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश और डैश समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं क्या हैं? तो क्या है द्वितीयक संस्थाएं? पहला तो परिवार, ये पहला परिवार वाला काट देना है, ये भी परिवार वाला है, ये भी परिवार वाले हैं। तो दोनों ये जो हैं तो यहाँ पूछा है विद्यालय जनसंचार। तो राइट आंसर ऑप्शन में इसका 4 हो जाएगा। विद्यालय और जनसंचार जो है समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन में इसका हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार विकास के किस स्तर पर बच्चे में परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किकता विकसित होती है और वैज्ञानिक चिंतन उभरना शुरू होती है? पहला है औपचारिक संक्रियात्मक, दूसरा है संवेदीगामक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक, चौथा है पूर्व संक्रियात्मक। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। औपचारिक संक्रियात्मक में क्या होता है, स्टेज में क्या होता है, बच्चे जो है परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किकता विकसित होती है और वैज्ञानिक चिंतन उभरना शुरू हो जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन में इसका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब संवेदीगामक जो है वो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। संवेदीगामक जो है वो जन्म से 2 वर्ष तक होती है और इसमें वस्तु स्थायित्व का विकास हो जाता है
और फिर उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चे में जिज्ञासा, कल्पना विकसित हो जाता है, प्रतीक के रूप में चीज़ों को समझने लगते हैं और अहंकारी हो जाता है बच्चा। चौथा क्या दिया है? चौथा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक तीसरा है, ये स्टेज, तीसरी स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 7 से 12 वर्ष तक होती है। बच्चा जो है उसमें वस्तुओं की संख्या, द्रव्यमान आदि के बारे में वर्गीकृत करने लगता है, घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने लगता है। ठीक है। चौथा जो सबसे लास्ट है संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, इसमें बच्चा 12 वर्ष से अधिक तक का हो जाता है और यह निष्कर्ष और वैज्ञानिक सोच करने लगता है, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें क्वेश्चन दिया है तो फर्स्ट ही सही हो जाएगा। ठीक है। निगमनात्मक तरीके से ये तर्क करने लगता है और अमूर्त रूप से सोचने लगता है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं? तो कौन से 4 तत्व हैं? पहला तो परिपक्वता है, क्रियात्मकता है, सामाजिक अनुभव है और संतुलीकरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन में इसका फर्स्ट ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे के स्वतंत्र प्रदर्शन का स्तर, जो कि वह वयस्क के मार्गदर्शन या अधिक जानकारी वाले समकक्षी के साथ काम करके प्राप्त करता है, के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? पहला प्रगतिशील विकास का क्षेत्र, दूसरा सार्थक विकास का क्षेत्र, तीसरा है मानसिक विकास का क्षेत्र, चौथा है निकटस्थ विकास का क्षेत्र। तो इसमें क्या पूछा गया है? बच्चे स्वतंत्र प्रदर्शन का स्तर, जो कि वयस्क के मार्गदर्शन के द्वारा लिखा है ना, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, निकटस्थ विकास का क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सभी उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का आधार क्या है? तो भाषा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कैरल गिल्गन के अनुसार लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है? तो गिल्गन के अनुसार लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की आलोचना करता है। यह सिद्धांत जो है नारीवादी परिप्रेक्ष्य में है। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो जाएगा। कोहलबर्ग ने स्त्रियों की प्रेम स्नेहपूर्ण पेरेंटिंग पक्ष पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, इसलिए इनकी आलोचना हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं। निशा अपनी सहेलियों और परिवार के सदस्यों की मनोदशा को समझ लेती है और यथा योग प्रतिक्रिया करती है, यानी कि परिवार के सदस्यों की, यानी कि दूसरों की बात वो समझ लेती है। ठीक है। और प्रतिक्रिया भी करती है। वह बड़ी होकर मनोचिकित्सक बनना चाहती है, यानी कि दूसरों के मन की बात जान लेना। मनोचिकित्सक जो होता है वो मन की बात जान लेना। वह निम्न में से कौन सी बुद्धि संपन्न है जिसको उसे अधिक विकसित करनी चाहिए? दूसरों की बात जान लेना अंतर्वैयक्तिक होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित जेंडर रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? पहला है विद्यार्थियों को उन रूढ़िवादिता के साथ रहने देना चाहिए, नहीं। दूसरा है ऐसे विविध उदाहरण साझा करने चाहिए जो उन रूढ़िवादिता को चुनौती दें, बिल्कुल सही बात है, तो राइट आंसर ऑप्शन में इसका सेकंड हो जाएगा। ऐसे विविध उदाहरण साझा करने चाहिए जो रूढ़िवादिता को चुनौती दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाशिए पर रहने वाले परिवारों के बच्चों की कक्षा में अक्सर अवहेलना की जाती है, तब भी जब वह कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करता है। कक्ष के इस प्रकार के आचरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण समूह उत्तरदायी है? पहला है हाशिए पर रहने वाले परिवारों के बच्चों के प्रति शिक्षक अक्सर जो होते हैं पूर्वग्रहित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। शिक्षक जो होते हैं वो पूर्वग्रहित होते हैं। दूसरा है सहपाठियों में विविधता व इन बच्चों की सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में संवेदनशीलता का अभाव भी होता है, तो ये भी सही है। तीसरा है हाशिए पर रहने परिवार के बच्चों की शिक्षा को अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत शिक्षा से वंचित किया गया है। अगर वंचित किया गया होता तो क्लास में जाते ही क्यों, एडमिशन ही क्यों होता? तो इसलिए केवल 1-2 सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, 1-2 सही है, केवल फर्स्ट और सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में आकलन का अभिरूप डैश से डैश हो जाना चाहिए।
क्या हो जाना चाहिए, योगात्मक से निर्माणात्मक होना चाहिए, निर्माणात्मक से योगात्मक नहीं, रट कर होना ही नहीं चाहिए। चौथा है लचीले उपागम कठोर मानकीकृत, लचीले उपागम तो ठीक है लेकिन कठोर मानकीकृत नहीं है, तो इसमें फर्स्ट ही सही हो जाएगा, योगात्मक से निर्माणात्मक होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी इसका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, योगात्मक आकलन से नियमित एवं रचनात्मक आकलन में बदलने का भी प्रस्ताव किया है, जो अधिक योग्यता आधारित है या सीखने एवं विकास को बढ़ावा देता है और विश्लेषण या सोच और वैचारिक स्पष्टता जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण करता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी इसका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस तरह के सवाल विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन के आकलन में मदद करेंगे। आलोचनात्मक पूछा है, पहला है बहुविकल्प आधारित प्रश्नोत्तरी, ठीक है। दूसरा है परिभाषाओं के लिए एक शब्दी रिक्त स्थान वाले प्रश्न, एक शब्दी रिक्त स्थान वाले प्रश्न, ठीक है। तीसरा है संदर्भित चिंतनशीलता आधारित प्रश्न। चौथा प्रत्यय स्मरण आधारित लघु प्रश्न। योग आलोचनात्मक चिंतन आकलन में मदद करेंगे पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड, संदर्भित चिंतनशीलता आधारित प्रश्न होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, वो विद्यार्थी जिन्हें पठन वैफल्य है उनके सफल समायोजन हेतु निम्न में से किसे वर्जित करना चाहिए, किसे वर्जित करना चाहिए। पहला बहुसंवेदी शिक्षा शास्त्री गम, ठीक है। दूसरा मानकीकृत आकलन नहीं होना चाहिए। तीसरा वैयक्तिक लक्ष्य समूह लचीला पाठ्यक्रम, ठीक है, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, मानकीकृत आकलन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीतियाँ समावेशन को बढ़ावा देती हैं। पहला है बाधा मुक्त पहुँच, ठीक है। दूसरा है सहायक यंत्र और तकनीकी आधारित उपयुक्त उपकरण, ठीक है। तीसरा है सामान्य या विशेष विद्यालय के साथ साथ गृह आधारित शिक्षा का विकल्प, तो ये भी सही है। तो इसमें से 1, 2, 3 सही है। चौथा क्या दिया, समरूप एवं संरचनाबद्ध पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या और आकलन के तरीके, तो इसमें क्या पूछा गया था, समावेशन को बढ़ावा देती है, तो 1, 2, 3 हो जाएगा, 1, 2, 3 राइट आंसर हो जाएगा, आकलन तरीके से मतलब नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपसारी चिंतन विचारों में मौलिकता और नवोत्पादन जैसी विशिष्टताएं निम्न में से किस से संबंधित हैं। पहला सृजनात्मकता, दूसरा अधिगम विकार, तीसरा स्वलीनता, चौथा अवधान न्यूनतम अतिक्रियाशीलता, तो क्या हो जाएगा इसका, अपसारी चिंतन पूछा है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो जाएगा, सृजनात्मकता हो जाएगा। ठीक है, अपसारी चिंतन में विचारों में मौलिकता और नवोन्मेष जैसी विशिष्टताएं सृजनात्मकता संबंधित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समावेशी शिक्षा निम्न में से किस पर बल देती है। समानता पर बल देती है, तो राइट आंसर ऑप्शन में इसका थर्ड हो जाएगा, समावेशी शिक्षा है वो समानता पर बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम सामग्री दृश्य बाधित विद्यार्थियों के समावेशन में मददगार होती है। तो जो देख नहीं पाते हैं बच्चे उनके बारे में है। हस्तलिखित नोट्स उनके लिए कोई मतलब नहीं, चित्र आरेख भी कोई मतलब नहीं, मानचित्र ग्लोब भी मतलब नहीं है। चौथा है ऑडियो टेप, ठीक है, वो जो सुन लेते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय स्तर की कक्षा में सामाजिक संरचनात्मक ढांचे का लक्षण नहीं है। विद्यालय स्तर की कक्षा में सामाजिक संरचनात्मक ढांचे का लक्षण पूछा है। पहला दिया है अधिगमकर्ताओं को विविध स्रोतों से सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, तो पॉजिटिव है। दूसरा है अधिगमकर्ताओं को सवाल पूछे जाने की तारीफ करनी चाहिए, ठीक है। तीसरा, सभी अधिगमकर्ताओं को जवाब देने के एक जैसे तरीके का अनुसरण करने को उकसाना चाहिए। एक जैसे जवाब देने के एक जैसे तरीके से क्या मतलब होता है, गलत है ये, और यही सही है। निगेटिव पूछा था, राइट आंसर ऑप्शन भाई यही सही हो जाएगा। सामूहिक चर्चा तो पॉजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न से विद्यार्थियों ने समस्या समाधान कौशलों के लिए कौन सा बाधक है। समस्या समाधान
कौशलों के लिए कौन सा बाधक है? पहला प्रकारात्मक स्थिरता, दूसरा सादृश्यों का प्रयोग, तीसरा है कारण प्रभाव संबंध प्रस्थापित करना, चौथा साधन लक्ष्य विश्लेषण। तो इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रकार्यात्मक स्थिरता नहीं होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर एक विद्यार्थी किसी क्रिया को मूल्यवान मानता है लेकिन उस क्रिया को करने के लिए उसके पास बहुत कम नियंत्रित हो, तो इस अवस्था में विद्यार्थी किस तरह के भाव का एहसास करेगा? तो कुंठा का करेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, यह एक मनोवैज्ञानिक विकार है जो खीज क्रोध समान मनोवृत्ति होती है। यह इच्छित विषय वस्तु को नहीं प्राप्त होने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक को बच्चों की विभिन्न परिघटनाओं के बारे में व्याख्या की चर्चा की कोई स्थान नहीं देना चाहिए। दूसरा, बच्चे उन पर कारण परिणाम व्याख्याओं को विकसित करने के लिए सक्षम नहीं होते हैं। यहाँ पर पूछा गया परिघटनाओं के बारे में व्याख्या की चर्चा का स्थान नहीं देना चाहिए। ठीक है, दूसरा है क्योंकि कारण परिणाम व्याख्याओं को विकसित करने के लिए सक्षम नहीं होते। बिल्कुल सही बात, दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक के लिए महत्वपूर्ण है कि वो बच्चों की अधिबोधात्मक क्षमताओं के विकास पर बल दें। ठीक है, दूसरा, जब बच्चे अपनी धारणाओं और चिंतन के बारे में जागरूक हो जाते हैं तब वो अपने अधिगम के नियमन में और अधिक योग्य हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें से दोनों सही हैं और दो जो है इसका तर्क का व्याख्या भी कर रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन में इसका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्यार्थी अधिगम के प्रति तत्पर हैं और अभिप्रेरित होते हैं जब अध्यापक उन पर परीक्षण में अच्छा करने का तनाव दबाव डाले, ये तो गलत है। दूसरा, सफलता पर पुरस्कार और असफलता पर दंड दे। विद्यार्थी अधिगम के प्रति तत्पर और अभिप्रेरित होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन में इसका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। किसी नए संप्रत्यय के अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहला, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को अनदेखा करना चाहिए, नहीं। तीसरा है नई जानकारी को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। संप्रत्यय के अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? राइट, नई जानकारी को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा उदाहरण संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुकूल नहीं है? पहला है बहुनिर्वचन, दूसरा है सहयोग अधिगम, तीसरा है व्यक्तिगत गति के आधार पर अधिगम, चौथा कंठस्थीकरण एवं शब्द स्मरण। तो क्या हो जाएगा? इसमें नहीं पूछा है व्यक्तिगत गति के आधार पर अधिगम। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कंठस्थीकरण एवं शब्द स्मरण नहीं होना चाहिए, संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुकूल नहीं है ये। तो राइट आंसर में इसका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किस तरह के लक्ष्य निर्धारण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए आंतरिक प्रेरणा देगा? लक्ष्य निर्धारण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए आंतरिक प्रेरणा स्वनिर्देशित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि विश्लेषण है। पहला, आप प्रासंगिक है, नहीं। दूसरा, केवल विद्यार्थियों के लिए प्रासंगिक है। तीसरा, केवल अध्यापकों के लिए, नहीं। चौथा, विद्यार्थियों अध्यापकों दोनों के लिए प्रासंगिक है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। विद्यार्थियों अध्यापकों दोनों के लिए प्रासंगिक हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन का 4 हो जाएगा। क्योंकि त्रुटियाँ जो होती हैं अधिगम के द्वार खोलती हैं विद्यार्थियों को, और जो शिक्षक भी होते हैं उनको भी सोचने के स्तर को स्पष्ट करने के साथ साथ समस्यात्मक रूप से निदान भी करती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।